हाय एवरीवन। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे सिम्फनी लिमिटेड को। और सिम्फनी लिमिटेड के ऊपर काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने स्टॉक जो है कहीं ऊपर के भाव में यहाँ कहीं पर खरीदा हुआ है और अब स्टॉक नीचे की तरफ आ गया है, तो उनको उसमें करना क्या चाहिए वो डिस्कस करेंगे। प्लस जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा, इसके अंदर एक स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी है। तो वो स्विंग ट्रेड कैसे होगा, किस तरीके से मैंने बैक टेस्ट किया है, मैं वो सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगा। और जिन लोगों को स्विंग ट्रेड का मतलब नहीं पता, मैं क्विकली आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने नीचे के भाव पर यहाँ कहीं स्टॉक खरीदा और ऊपर कहीं 20, 30, 40% तक पैसा बना करके आप बेच करके उसमें से निकल जाते हो। तो आप ठीक-ठाक रिटर्न्स उसमें बना लेते हो 20-30% के, और फिर आप बेच करके ठीक-ठाक पैसा बना के निकल जाते हो। तो ये स्विंग ट्रेड कहते हैं इस चीज़ को। और एक चीज़ जो आपको हमेशा नोट करनी चाहिए, कभी भी आप अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो किसी और कंपनी में भी, तो हमेशा उसके फाइनेंशियल्स को ज़रूर चेक करो। फाइनेंशियल्स को चेक करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स आपको पता होनी चाहिए। कल को अगर आपने स्टॉक फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं खरीदा है और उसके फाइनेंशियल्स में अगर प्रॉब्लम हुई, कंपनी में बहुत ज़्यादा डेट हुई या कंपनी डेट रीपे नहीं कर पाई, स्टॉक अगर और नीचे आ गया, मार्केट में सेंटिमेंट्स नेगेटिव हुए, तो वहाँ पे फिर आपको आप वेट भी करोगे तो आपको स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक से बाहर होना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल स्ट्रांग है, कोई अगर मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव भी होता है, स्टॉक नीचे भी आता है, तो वहाँ पे आपकी कन्विक्शन बनी रहेगी कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम इसको होल्ड करेंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक ये स्टॉक ऊपर नहीं जाता। तो उसमें ये होता है कि हमें लॉस नहीं होता, क्योंकि स्टॉप लॉस से अगर आप स्टॉक को बेचते रहोगे, तो ऐसे तो आप कहीं न कहीं देखो थोड़ा-थोड़ा पैसा लूज़ करते रहोगे। तो इसीलिए स्विंग ट्रेड भी उस कंपनी में करो जो कंपनी थोड़ी स्ट्रांग है, जिसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल ठीक-ठाक हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सिम्फनी जो है बेसिकली ये कूलर्स वगैरह बनाती है, जैसे आप देख रहे हो टावर फैन, हाउस होल्ड कूलर्स, डेजर्ट कूलर्स, कमर्शियल कूलर, इस तरीके के फैन वगैरह बनाती है। ये पूरा इनका एक मोनोपोली है मार्केट के अंदर, क्योंकि 50% से ज़्यादा का स्टेक है इनका इंडिया के अंदर। प्लस ग्लोबली भी अच्छा इनका वहाँ पे एक मार्केट शेयर इनके पास में हैगा। इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में इन्होंने बताया ये चीज़, नंबर 1 पोजीशन इनकी इस सेक्टर के अंदर। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 6000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक पी 52 है, आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा। बट अगर आप सेक्टर पी देखोगे तो वो भी लगभग 56 के आसपास है इसका मीडियन जो है। प्लस अगर आप इसके पी को इसी से कंपेयर करोगे तो ये भी मीडियन के आसपास ही इसका पी चल रहा है 55। तो ये बेसिकली सिक्लिकल कंपनी है। सिक्लिकल इसीलिए क्योंकि जब गर्मियाँ आती है तो स्टॉक चलने लगता है, जैसे ही गर्मियाँ निकलती हैं, सर्दियों की तरफ मौसम बढ़ता है, तो स्टॉक नीचे की तरफ आने लगता है। ठीक है? वो आपको चार्ट में भी दिखाऊँगा वो चीज़। आरओसी 14.8% है, आरओई 13.5% है, ठीक-ठाक है, बहुत शानदार नहीं है। बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस की, तो क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं पहले। तो यहाँ पे सितंबर में आप देख रहे हो कंपनी ने 0.36% की ग्रोथ दिखाई है, मतलब 1% भी नहीं है, एक नॉर्मल सा रिजल्ट आया है। 275 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे किया है, 274 करोड़ लास्ट ईयर किया था, मतलब वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कंपनी ने नहीं करी है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिखाई है, 14% मार्जिन इनका लास्ट ईयर था सितंबर में, अभी 15% है, 1% से बढ़ गया है। और पिछले 2 क्वार्टर्स अगर मैं देखूँ तो 7% और 9% के कंपैरिजन में कंपनी ने 15% कर दिया है। मतलब कंपनी कुछ ना कुछ इंटरनली अच्छे ऐसे काम कर रही है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स जो हैं, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो हैं थोड़े बेटर हो रहे हैं, पहली चीज़। और इन्होंने बताया भी इनके ऑस्ट्रेलियन बिज़नेस के अंदर ये कुछ रिवैम्प वगैरह कर रहे हैं, वो आपको इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में दिखा दूँगा। तो मार्जिन्स की तरफ इनकी इम्प्रूवमेंट आ रही है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट जो है 35 करोड़ का हुआ है इस बार। थोड़ा टैक्सेशन इनका ऊपर-नीचे रहता है। यहाँ पे देखो दिसंबर में इन्होंने 19% टैक्स दिया था, 22 में यहाँ पे फिर सितंबर में 19% टैक्स दिया है। तो कुछ कैलकुलेशंस वगैरह इनकी होती होंगी। और अगर एनुअल प्रॉफिट को अगर आप नज़र डालोगे तो यहाँ पे भी देखो इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे 2019 के अंदर 13.19 था, जो 2020 में बढ़ के 25.94 हो गया था। तो कंपनी ने जो ईपीएस है वो हाईएस्ट एवर दिया था 2018 में। स्टॉक ने अच्छी तेज़ी दिखाई, लेकिन उसके बाद से अर्निंग पर शेयर एक स्टेबल रेंज में चल रहा है, मतलब 17, 16, 15 इसके आसपास चल रहा है। और उसी रेंज के होने की वजह से भी इसका स्टॉक जो है वो रेंज बाउंड हो गया है। ठीक है? ईपीएस में ग्रोथ आएगी तभी स्टॉक चलेगा। तो रिजल्ट जो है इनका नॉर्मल आ रहा है, कंपनी जो है ठीक-ठाक प्रॉफिट कर रही है, लेकिन बहुत शानदार प्रॉफिट नहीं कर रही है। प्लस इनके मार्जिन्स भी इम्पैक्टेड है, क्योंकि उम्मीद है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, आने वाले सालों में कंपनी इंप्रूव कर लेगी, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, हो सकता है आने वाले जो इनके रिजल्ट्स होंगे बेटर होंगे। बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट ठीक-ठाक है, 667 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स इनके कम हुए हैं इस बार, तो मेबी इन्होंने कोई सब्सिडी परचेज़ करी होगी या इन्होंने डेट रीपे के अंदर कुछ पैसा यहाँ से भी यूज़ किया होगा। 187 करोड़ की इनकी बोरिंग्स है, जिसमें से 232 से घट के आई है, तो कुछ इन्होंने डेट को कम करने पे इनका फोकस है, जो कि अच्छी बात है। जो मैनेजमेंट है अपनी बोरिंग्स को घटा रहा है, ये पॉजिटिव चीज़ है। कैश इन वर्किंग कैपिटल यहाँ पे ज़ीरो है, कंपनी कोई खर्चा नहीं कर रही है अभी तक अपने एक्सपेंशन वगैरह के अंदर। इन्वेस्टमेंट्स ठीक-ठाक है, तो बैलेंस शीट इनकी ठीक-ठाक है। बात करते हैं इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की। 73.38% का स्टेक है प्रमोटर के पास, जो कि हेल्दी स्टेक है काफ़ी। एफआई की कन्विक्शन ठीक-ठाक है 3.8%, और डीआई 10.44% है, लगभग 14% एफआई और डीआई है इसके अंदर। पब्लिक के पास 12% है, जिसमें से 2% ये एचएनआई कैटेगरी है, तो ठीक-ठाक इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। तो अब बात करते हैं कि स्टॉक चल क्यों नहीं रहा, ठीक है? मतलब ऑफ कोर्स जैसे कुछ रीज़न्स, जैसे मैंने आपको ईपीएस बता दिया, अर्निंग पर शेयर इतना बढ़ नहीं रहा है, उसकी वजह से भी नहीं चल रहा। कॉन्फ्रेंस कॉल में 1-2 रीज़न्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली देखो यहाँ पे इन्होंने खुद बताया कि
जो इनका क्लाइमेट टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया का बिज़नेस है, वो परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है ठीक-ठाक, ठीक है? उसकी जो डिमांड है, वो कुछ अच्छी नहीं आ रही है। वहाँ पे कुछ माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस जो है, वो अच्छी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसकी वजह से इनका बिज़नेस ठीक-ठाक परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। मेक्सिको का इनका एक और बिज़नेस है, जो इनकी सब्सिडियरी है, उसका रिज़ल्ट अच्छा आया है, हाईएस्ट एवर उन्होंने वहाँ पे रेवेन्यू किया है। जीएसके चाइना है, वहाँ पे भी इनकी जो परफ़ॉर्मेंस है, वो ठीक-ठाक आ रही है, वहाँ पे भी इनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं है, प्लस उस कंपनी ने कुछ डिविडेंड वगैरह भी दिया है। नेट-नेट जो मेजर इम्पैक्ट है, वो इनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इन्होंने बताया कि वहाँ पे ये लोग रिवैम्प कर रहे हैं। रिवैम्प का मतलब ये है कि जो इनका करंट जो प्रोडक्शन वगैरह ये वहाँ पे करते हैं, उसको पूरा का पूरा एक तरीके से दोबारा से बंद करके स्क्रैच से शुरू करेंगे। पूरे प्रोडक्ट की न्यू इनोवेशंस वगैरह करेंगे और जो कॉस्ट उसमें जो रनिंग करने की जो बिज़नेस आती थी, वो लगभग 15 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आसपास आती थी, 15 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जो कि अब घट करके 7 मिलियन तक ये लोग लेकर के आएँगे अगले साल तक। तो अगर ऑलमोस्ट 8 मिलियन डॉलर्स अगर इन्होंने अपनी कॉस्ट बचा ली बिज़नेस रन करने में, तो काफ़ी बड़ी कॉस्ट है। ऑफ कोर्स बिज़नेस के अंदर वो पॉज़िटिव चीज़ आपको आने वाले सालों में देखने को मिलेगी। प्लस कंपनी कोई भी गाइडेंस इश्यू नहीं कर रही है कि ये कितना रेवेन्यू करेंगे, कितनी ग्रोथ करेंगे, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। यूजुअली मैनेजमेंट को पता होता है कि वो आने वाले सालों के अंदर क्या उनको ट्रैजेक्टरी दिख रही है, किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। बट मैनेजमेंट यहाँ पे ऑफ कोर्स मॉडरेटली या सेफली कह लो, वो कुछ बताने नहीं चाहते हैं कि कितना उनके मार्जिन्स रहेंगे, कितनी उनकी रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस मार्केट को करनी चाहिए। प्लस कुछ नए-नए प्रोडक्ट्स वगैरह ये लोग लॉन्च करते रहते हैं। तो कॉन कॉल में कुछ ज़्यादा इनपुट्स नहीं मिले। यूजुअली जो मैं ढूँढता हूँ, ये ढूँढता हूँ कि किस तरीके से मार्जिन्स होने वाले हैं, किस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ होने वाली है, क्या ग्रोथ के एस्पेक्ट्स रहेंगे, ठीक है? एक ही चीज़ जो मुझे बेटर लगी वो ये है कि ये रिवैम्प करके बिज़नेस जो है अपना ऑस्ट्रेलिया वाला वो ठीक-ठाक कर लेंगे, जिसके अंदर जो इनकी प्री एक्विजिशन कॉस्ट जो रनिंग करने की थी बिज़नेस 15 मिलियन, वो घट के 7 मिलियन तक ये लोग ले आएँगे। यही पॉजिटिव चीज़ है इसके अंदर। अब लोग पूछेंगे कि करना क्या चाहिए? ठीक है, करना यही है देखो जिसने ऊपर खरीदा है, मुझे लगता है कि अगर आपने यहाँ कहीं भी खरीदा है, तो ये भाव आने के अंदर देखो वक़्त तो लगेगा। क्यों? क्योंकि एक रेंज बाउंड स्टॉक हो गया है। मैं आपको इसको वीकली में करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने वीकली पे लगा दिया है और ये देखो कोविड वाला टाइम था, तो कोविड वाले टाइम में अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, कोविड 2020 के अंदर जब थोड़ा नॉर्मलाइज़ हो गया था, तो उस टाइम पे स्टॉक जो है नीचे की तरफ था अक्टूबर में। तब सर्दियों का मौसम होता है, स्टॉक नीचे की तरफ है और जैसे ही गर्मियों की तरफ बढ़ता है दिसंबर और जनवरी और आप देख रहे हो स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। कहीं ये मार्च आते-आते एक हाई बनाता है और वापस से फिर स्टॉक नीचे की तरफ आता है, कहीं अगस्त में ये कंसोलिडेशन शुरू करता है अपनी और फिर दोबारा कोशिश करता है ऊपर जाने की अप्रैल तक, ठीक है, 1200 तक, फिर नीचे आता है, फिर कंसोलिडेशन करता है यहाँ पे अक्टूबर में और फिर ये ऊपर जाता है कहीं मार्च-अप्रैल में और फिर नीचे आ रहा है और अभी दिसंबर में है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और क्लियरली एक पैटर्न देखने को मिलता है कि स्टॉक कहीं न कहीं इस भाव 1200 तक तो आएगा ही आएगा। मतलब देखो गारंटी किसी चीज़ की नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, हो सकता है ना भी आए, बट टेक्निकल्स को देखते हुए लगता है कि हाँ, स्टॉक 1200 के भाव तक तो आएगा। और कहीं अगर ये 1200 के भाव तक आया, तो आज के भाव पे भी अगर आप देखोगे तो कहीं आप 38-40% पैसा इसमें बना लोगे। मैं कहता हूँ आपने अगर यहाँ कहीं भी बेच दिया, 1160 के लेवल पे, कहीं 1150 के लेवल पे, तो भी आप 30% 32% पैसा इस भाव से भी बना लोगे। तो 30-32% पैसा और जिस हिसाब से टाइम मैंने आपको दिखाया देखो नवंबर से लेकर के ये हाई कब बनाता है मार्च में। ये वाला हाई कब बनाया इसने अप्रैल में, ये वाला हाई कब बनाया इसमें मार्च में। तो मार्च-अप्रैल के टाइम तक आपको 30-35% तक की एक अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे दिख रही है। अभी हम दिसंबर मंथ में, दिसंबर खत्म होने वाला है, जनवरी, फरवरी, मार्च। 3 महीने में अगर 30-40% पैसा बन जाता है, तो आप खुद डिसाइड करो कि वो एक अच्छा रिटर्न है या नहीं है। मेरे अकॉर्डिंगली वो फैंटास्टिक रिटर्न है, ठीक है? क्योंकि स्टॉक्स के अंदर 30% रिटर्न बनाना इतना आसान नहीं होता है। जो सीएजीआर मोस्टली बना पाते हैं लोग 20% तक जाता है। तो अगर आप यहाँ 30% बना रहे हो, एक अच्छा स्विंग आपको मिल रहा है, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक स्मॉल कैप कंपनी है ये, अगर ये फिट बैठती है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। फाइनेंशियल्स मैंने आपको दिखा दिए और जिन लोगों ने ऊपर कहीं खरीदा हुआ है, तो उनको मैं ये बोलूँगा देखो ज़्यादा उम्मीद मत करो इस कंपनी से। नो डाउट कंपनी एक अच्छी कोशिश कर रही है अपने खर्चों को कम करने की, अपने ऑस्ट्रेलियन बिज़नेस को रिवैम्प करके दोबारा से स्टार्ट करने की, पूरा एकदम स्क्रैच से वो लोग अच्छा शुरू करेंगे वहाँ पे, प्रोडक्शन वगैरह दोबारा से। बट नेट-नेट पॉइंट इज़ दैट कि मैनेजमेंट कोई गाइडेंस नहीं दे रहा है, कोई ग्रोथ की बात नहीं हो रही है, कोई एक्सपेंशन की बात नहीं हो रही है। इनकी बैलेंस शीट के अंदर कैश वर्किंग कैपिटल हमें देखने को नहीं मिला अगर आप यहाँ देखोगे। यूजुअली एक्सपेंशन्स वगैरह दिख जाते हैं। कंपनी जो है सब्सिडियरीज़ को बाय कर रही है और फिर अपनी ग्रोथ को कर रही है। तो वो कोई इतना ल्यूक्रेटिव मुझे नज़र नहीं आता, ठीक है? तो अगर आप इसको और लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो तो कर लो बट अकॉर्डिंग टू मी आपको ये हाई मिले तो आपको यहाँ से अपना पैसा बना कर के निकल जाना चाहिए और किसी और अच्छी कंपनी के अंदर जहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटी है, वहाँ पे पैसा लगाना चाहिए क्योंकि टेक्निकली आपको साफ-साफ दिख रहा है प्लस इसका ईपीएस वगैरह आपके सामने है। नो डाउट जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के स्टॉक हैं, उनके अंदर थोड़ी-सी प्रॉब्लम चल रही है, डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स हैं, लोग बाय नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है।
बट वो कब तक सॉल्व होगा, बुल रन के अंदर आप कब तक कितना पैसा बना पाओगे, वो सारी चीज़ें अगर आप देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस बार इसको बीट करके यहाँ तक निकल जाता है अच्छे सेंटीमेंट्स में, ठीक है? क्योंकि अभी बुल रन सेंटीमेंट है, हो सकता है ये यहाँ तक भी निकल जाए। तो आप अपनी पोज़ीशंस को 50% ट्रिम यहाँ कर सकते हो, 50% ट्रिम आप यहाँ कहीं ऊपर की तरफ कर सकते हो, ये। और ज़्यादा होल्ड कर लोगे अगर आपके पास टाइम है 1, 2, 3 साल का तो हो सकता है ये यहाँ तक भी स्टॉक आ जाए बट ऑफ़ कोर्स वो दूर की बात है, कंपनी किस तरीके से क्या करेगी वो सब तो ख़ैर किसी को नहीं पता। तो नेट-नेट देखो यही है पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका स्टॉक से रिलेटेड क्या व्यू है, आप वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।